हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों को मैथ की पाठशाला में जेडी सर के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्या पता है कि पहला चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज से और उसके कुछ क्वेश्चंस के साथ हमने फिनिश कर चुके हैं। और जैसा कि आप लोगों ने लगा रखा होगा उसके क्वेश्चंस को, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर 2। और चैप्टर 2 को हमने बोला था कि वो सबसे यूनिक पार्ट होगा आपके इस पूरे मैथ पे। और उस टॉपिक को आज हम स्टार्ट करेंगे बड़े अच्छे से, थोड़ा मुस्कुराते गाते हंसते, और बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे। सिंपल सा हिंट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, और वही इंट्रोडक्शन इस बात के लिए श्योरिटी देगा कि कैसे हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। इस इंट्रोडक्शन का पार्ट जो होगा वो बेस्ट पार्ट होगा इस बिहाफ पर के कि कैसे आप आगे वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हो। तो सबसे पहले हमको समझना है इस पूरे पार्ट में रिलेशन एंड फंक्शन के पार्ट पे का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में हमको सबसे पहले क्या समझना है, ऑर्डर पेयर। सबसे पहले हम ऑर्डर पेयर समझेंगे, उसके बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट समझेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम कुछ उसके एग्जाम्पल समझेंगे, रिप्रेजेंटेशन समझेंगे, देन हम रिलेशन पे आएंगे, फिर रिलेशन के कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, रिलेशन के डोमेन पे आएंगे, रेंज पे आएंगे, और यहीं पर पार्ट को फिनिश कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा पार्ट को लॉन्ग नहीं करना है, सिंपल सा रखना है और दिमाग में रखना है कि हम इस पार्ट में करना क्या है। तो पार्ट 1 जो इस चैप्टर का आ रहा है वो इसी बेस पे आ रहा है कि जो इंट्रोडक्शन है, हिंट है, उसकी बात करेंगे। टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट वाइज से चैप्टर आ रहे हैं। इसमें कभी भी कोई भी एक पार्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप कोशिश ये करो कि उनसे रिलेट क्वेश्चन आप करो। कुछ डाउट्स ज़रूर आते हैं, ये बात श्योर है। तो जो मेंशन करो कि वो डाउट्स हैं क्या, तभी तो डाउट्स दूर किए जाएंगे। बच्चों यहीं पर मेंशन करना है, कहीं और नहीं मेंशन करना है। हाँ, देखिएगा ध्यान से। हाँ, तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, ऑर्डर पेयर। बच्चों देखिएगा, सबसे पहला पार्ट हमको समझना क्या था, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या समझना था, रिलेशन एंड फंक्शन। टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन अभी बहुत दूर है, फंक्शन अभी बहुत दूर है। बच्चों ना तुम लोग अभी 10 पास करके आए हो, समझ रहे हो ना। हाँ, भौकाल था तुम लोगों का, तो कितने अच्छे से देखो पास हो गए हो ना तुम लोग ना। हाँ, सभी लोग लक्की थोड़ी होते हैं इससे। तो आ जाएं, देखें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान है ऑर्डर पेयर को समझना। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है बच्चों कि अगर मेरे पास या हमारे पास या तुम लोगों के पास कोई भी नंबर है, रियल नंबर या फंक्शन, तो क्या बोलता है वो, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शन, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शन, function are numbers in a fixed order in a small bracket is called order pair। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, वो ऑर्डर पेयर कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2,3 मैंने लिख दिया और यहाँ पर x, y लिख दिया। एक नंबर की तरह है, एक फंक्शन की तरह है। तो जब कभी भी इस तरीके से कोई भी ऑर्डर पेयर आएंगे जो एक अरेंजमेंट शो कर रहे होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर आपके पास सन है और इधर का अरेंजमेंट आएगा फादर है, और कुछ सोसाइटी के पर्सन हमने लिख दिए। आगे बात समझ में। और उस सोसाइटी के पर्सन में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें मैंने बोल दिया कि चंगू लाल है। कौन से लाल हैं, चंगू लाल, ठीक है ना। इनके पिता का नाम क्या था, मंगूलाल। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब ये मंगूलाल हो गए। अब अगर आपको इस ऑर्डर पे फिक्स करना है तो चंगूलाल एज अ सन है तो कहाँ जाएगा, सन की प्लेस पे। और ये मंगूलाल क्या है, फादर, तो कहाँ जाएगा, फादर के प्लेस में। क्यों, क्योंकि आपने एक ऑर्डर फिक्स कर रखा है, उस फिक्स्ड ऑर्डर पे जाएगा। ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो सन की प्लेस में क्या चला गया, ये चंगूलाल चला गया। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये चंगूलाल आ गए और फादर की जगह में आ गए मंगूलाल। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से ऑर्डर पेयर को समझते हैं। और ये फंक्शन ही है, ये भी एक तरीके से फंक्शन ही था जो एक कंडीशन दे दिया था, उस कंडीशन के बेस पे आपने ये एग्जाम्पल को सेट कर दिया है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ऑर्डर पेयर होता क्या है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है ऑर्डर पेयर का स्टूडेंट्स, वो होता है आपके पास इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। जो क्वेश्चन बनते हैं ऑर्डर पेयर से मैक्सिमम वो किस में बनते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो ज़रा इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, जब कभी भी दो ऑर्डर पेयर होंगे तो वो तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। तो वो ये बोलते हैं कि इफ़ वी हैव टू ऑर्डर पेयर, हमारे पास कितने ऑर्डर पेयर हैं स्टूडेंट्स, 2 ऑर्डर पेयर हैं। if both order pair are equal, if both order
पेयर आर इक्वल, पेयर आर इक्वल, आर इक्वल, ऐसा कब पॉसिबल होगा कि इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाए ना स्टूडेंट्स, तो दोनों का दोनों आर्डर पेयर इक्वल हो जाने। कितनी बड़ी बात बोला, समझ में नहीं आना? देखो आप 2y इज इक्वल टू, क्या कर दिए ओ सर जी तुम तो, अयो ये देखो, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिख देंगे, x प्लस 1 लिख दिए, यहाँ पर 3 रख दिए। अब ये तब भी इक्वल होंगे, ये तब भी इक्वल होंगे जब ये ले जा करके इसके इक्वल हो जाए बच्चों, और ये जा करके इसके इक्वल हो जाए। तो क्या बन जाएगा, 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बच्चों, y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, एंड y इज इक्वल टू 3 आ गई। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं ऑर्डर पेयर से ना बच्चों क्लास 11th में, वो बने हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से। अपने दिमाग में रख लो ये बात बिल्कुल से बैठा के कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने हैं तो करने हैं, बात खत्म। ऑर्डर पेयर के ऊपर क्वेश्चन करते रहो अपना, समझ गए मेरी बात? ठीक है। अब क्या बनते हैं इसके बाद, क्वेश्चन बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। तो जरा देखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना बच्चों, वो सेट की तरह होता है, और अगर आपको सेट को समझ चुके थे तो इसको समझना आसान होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो वो ये कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि इफ़ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, इफ़ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट बोले तो CP कैन बी डिफाइंड एज अ from set A to B is A cross B is equal to collection of all possible order pair from A to B इन फॉर्म ऑफ सेट। कितनी प्यारी डिफिनेशन बता दिया, कुछ करना ही नहीं। उन्होंने बोला कि ए क्रॉस बी अगर आप चाह रहे हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो आप हमेशा ये काम कर दो कि ए क्रॉस ए से बी में जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बना सको उतने बना करके लिख दो, किस फॉर्म में, सेट फॉर्म में, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो जरा देखिएगा एग्जाम्पल मेरे बच्चों, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 हो गया बच्चों, बी इज इक्वल टू क्या कर दिए, 3 4 कर दिए बच्चों। अगर आप चेक करो कि ए क्रॉस बी क्या बनेगा बच्चों, तो क्या बन गया 1 3 और 1 से 4 में बन गया, 1 4 फिर 2 से 3 में बन गया बच्चों, फिर 2 से 4 में बन गया। तो इस तरीके से आप क्या चेक कर लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर बी क्रॉस ए आपको बोलता तो बी क्रॉस ए में यही करते कि इस बार एलिमेंट कहाँ से रखते, बी से। तो बी का एलिमेंट क्या पिकअप करो, 3 और 1, फिर क्या पिकअप करो 3 एंड 2, फिर क्या पिकअप करो 4 एंड 1, फिर क्या पिकअप करो 4 क्रॉस 4। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है इसके कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ x की वैल्यू 3 है, यहाँ एक y की वैल्यू 3 है, यहाँ y की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल नहीं है। और दो सेट तभी इक्वल होते हैं जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो, यहाँ तो है ही नहीं इक्वल, इस वजह से ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो गए। सर अगर इक्वल होना चाहिए तो क्या करें, तब सेट ए और सेट बी में दोनों में सेम एलिमेंट रखो और वही एलिमेंट रखो, तभी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम आएगा। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हो। तो ये तो दो सेट्स का हो गया। अगर मैं और क्वेश्चन कराऊं इसके ऊपर तो आप बेटर समझोगे। तो ज़रा देखिएगा क्वेश्चंस के टाइप पे आते हैं, और क्वेश्चन के टाइप में आपके पास आ जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू, दिमाग लगाइएगा कि 1 2 आ गया, और b इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3 4 5 लिख दिया। अब जब अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में a क्रॉस b में मुझे बताइएगा कितने नंबर आएंगे। इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, तो टोटल 6 ऑर्डर पेयर आएंगे। कौन कौन से, 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 1 5 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा। हो गया, बात खत्म। चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो उसने ये समझा दिया नोट करके कि अगर आपके पास नंबर ऑफ सेट ए पे p एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ b जो हैं वो q एलिमेंट हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बनेंगे किस में, a क्रॉस b में,
वो कुछ और नहीं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी बनेंगे, जिसको आप क्या लिखोगे पी इंटू क्यू। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ थ्री सेट्स, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स कैसे करते हैं बच्चों। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ थ्री सेट्स आसान है, थ्री सेट्स आपको दे देगा और उनको प्रोडक्ट करना होगा। तो जैसे मैंने ए इज इक्वल टू लिख दिया ए बी, और बी इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 2, और सी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया ई एफ। तो अगर आपको करना हो इनका प्रोडक्ट, जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी करना है, तो सबसे पहले दो ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लो कि किसका किसका चाह रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या चाह रहे हैं कि ए क्रॉस बी का कर लें, फिर जो आ जाए उसको सी के साथ कर लें, या तो बी क्रॉस सी का कर लें फिर ए के साथ। दोनों अलग अलग आएंगे, ये बात श्योर है, लेकिन एक डिसाइडिंग मोड पे तो जाना ही होगा। तो हमने क्या कर लिया कि पहले ए क्रॉस बी का कर लेते हैं। तो जब करेंगे तो क्या क्या बनेंगे ज़रा बताइएगा। ए का 1 के साथ तो ए 1 आ जाएगा, फिर ए का 2 के साथ तो ए 2 आ जाएगा, बी के साथ 1 आ जाएगा, बी के साथ 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज इनटू सी की वैल्यू एज इट इज़ ई एफ आ जाएगी। अब ज़रा देखिएगा अगले टर्म में क्या होगा, नन्ना काहे नहीं जानत मोरे दुख को। अब ज़रा देखिएगा क्या हो जाएगा कि इसका और इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ए 1 और ई आ जाएगा, थर्ड प्लेस में रहेगा। फिर ए 1 का यफ के साथ तो ए 1 यफ का हो गया, फिर ए 2 ई का हो जाएगा, फिर ए 2 यफ का हो जाएगा, फिर बी 1 ई का हो जाएगा, फिर बी 1 यफ का हो जाएगा, फिर बी 2 ई का हो जाएगा, फिर बी 2 यफ का हो जाएगा। चेक कर लीजिए कितने बन गए एलिमेंट, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 बनने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बात खत्म। तो इस तरीके से आप क्या चेक कर लेते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये तो हम फाइंड करना सीखे। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिए हैं उसमें से अगर एलिमेंट चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको क्या दे दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट और उससे आपको एलिमेंट फाइंड करने को बोल दिया, जैसे उसने दे दिया, दिमाग लगाते हैं पी कम क्रॉस क्यू और कुछ ऐसे करके दिया है ना। यहाँ क्या लिख दिया, चाचा चाची लिख देते हैं, यहाँ क्या लिख देते हैं चाचा, समझे ना। यहाँ क्या लिख देते हैं पापा, यहाँ क्या लिख देते हैं मम्मी, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, यहाँ क्या लिख देते हैं पत्नी, यहाँ क्या लिख देते हैं पति, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ ये लो, अब समझाते हैं। अगर उसने बोला पी क्रॉस क्यू, बोल दिया कि पी के एलिमेंट बता दो, तो पी के एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे ज़रा बताना। जो फर्स्ट ऑर्डर पे लिखे गए हैं, क्या क्या लिखा गया है चाची, क्या लिखा गया पापा, क्या लिखा गया पत्नी। ओ दादा समझ गए, चलो ठीक है इंतज़ार कर लो। हाँ, फिर चाचा, फिर मम्मी, फिर पति, ये लो आपके पास हो गया। आगे बात समझ में, टोटल कितने बनने चाहिए, 3 3 बोले तो 9, लिखे कितने हैं केवल 1 2 3, कितने मिसिंग है 6 मिसिंग है। वो फाइंड करने को अभी बोला नहीं, अभी क्वेश्चन करते हैं इसके भी। तो जब कभी भी इस तरीके का आपको दे देगा और फाइंड करने के लिए एलिमेंट बोलेगा तो आप इस तरीके से कर लोगे। अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई ना, दूसरा दे देते हैं, यम क्रॉस यन का एक चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो देखिएगा कैपिटल एम कैपिटल एन की वैल्यू आपको दे दी गई है। यहाँ पर क्या लिख दिया गया 2 6 3 9 4 12, फिर आगे बच्चों 5 15, फिर ब्रैकेट क्लोज बच्चों। बोल दिया कि किसके एलिमेंट लिखना है, एम के बच्चों। क्या लिख दिया 2 3 4 5, जो पहले लिखा उसके लिए पहले एलिमेंट जिंदाबाद, जो सेकंड में लिखे हैं उसके लिए सेकंड के एलिमेंट। तो 6 9 12 एंड 15 हो गया, बात खत्म। तो कभी भी अगर ऑर्डर पेयर ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दे, वहाँ से एलिमेंट पूछेगा तो आप ऐसे कर लोगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन की, तो अगर रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हो तो ये देखो यहाँ पर एम कर देता है और यहाँ पर क्या कर देता है यन कर देता है। अगर इसमें एलिमेंट क्या लिख देता है, इधर 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, 5, इधर क्या कर दिया 6 9 12 15। अगर जिसको जिसको वो मैप कर रहा है उसको उसको मैप कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 है, फिर 3 के साथ 9 है, अरे रुक जा बेटा, फिर इसके साथ क्या है 4 के साथ 12 है,
5 के साथ 15 हो गया। इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आपके पास जो क्वेश्चन मैं ये कराने जा रहा हूँ कि आपसे ये पूछ लेगा कि ऑर्डर पेयर दे देगा, ऐसे करके लिख देगा कि आपके पास P क्रॉस Q जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्या लिख देगा 1, -1 और लिख देगा 0, 1 और बोलेगा, क्या बोल देगा कि इस P, Q को न लिख करके आप इस बात को ये मेंशन करो कि क्वेश्चन में ये A, ये दे रखा है। इससे क्या होगा ना, आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को समझने में। एक क्रॉस है, किस सेट एक ही दिया गया है। अब ये पूछा कि पहले ये बता दो कि वो सेट में एलिमेंट्स कौन कौन से थे। तो पहले ये चेक कर लो कि ये जितने एलिमेंट्स आ रहे हों, चाहे इधर वो AI से आ रहे हैं, और ए पे अगर आ रहे होंगे तो पक्का पता चल गया कि ए पे कौन कौन से हैं। 0 है एलिमेंट, -1 एलिमेंट और 1 है एलिमेंट। इतने एलिमेंट्स तो श्योर हैं क्योंकि इतने तीनों को रोटेट करा रहा। अगर इसका ये मतलब ये हो गया तो आपके पास एक क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए 9, क्योंकि ए पे कितने हैं 3। कौन कौन से 0, -1 और 1, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0, -1 और 1। लेकिन अभी कितने लिखे हैं, केवल 2। कितने मिसिंग है 7। तो क्या क्या बन जाएंगे ज़रा बताइएगा। 0 का 0 के साथ बन जाएगा पहली बात, फिर 0 के साथ -1 का बन जाएगा, फिर 0 के साथ 1 का बन जाएगा, फिर -1 का 0 के साथ बन जाएगा, और फिर -1 का -1 के साथ बन जाएगा, फिर -1 के साथ 1 का बन जाएगा। ये इधर का हो जाएगा। फिर 1 के साथ 0 का बन जाएगा, फिर 1 के साथ -1 का बन जाएगा, फिर 1 के साथ 1 का बन जाएगा। टोटल कितने बन गए 9। अब वो क्वेश्चन में पूछ सकता था कि फाइंड द एलिमेंट्स, पहला क्वेश्चन हो गया ये। फिर क्वेश्चन पूछ सकता था फाइंड द ए क्रॉस से, दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन कह सकता था कि फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट, तो फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर पेयर, फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर पेयर। तो 2 के अलावा जो बच रहे थे उनको लिखना, फाइंड द रिमेनिंग ऑर्डर पेयर। कौन कौन से ऑर्डर पेयर इनके अलावा, उसको मैं सर्किल किए दे रहा हूँ। 1, -1 किधर 12, ये देखो सर्किल। फिर क्या था 0, 1, ये बाहर चले गए। बाकी जो बच गए उनको एज ऑर्डर पेयर आप रिप्रेजेंट कर दो। कौन कौन से मिल जाने हैं, एक 0, 0 मिल जाना है, एक 0, -1 मिल जाना है, एक -1, 0 मिल जाना है, एक -1, -1 मिल जाना है, एक -1, 1 मिल जाना है, और एक बेटा 1, 0 मिल जाना है, एक 1, 1 मिल जाना। हो गया, ये रिमेनिंग ऑर्डर पेयर हो गए। फिनिश। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट फिनिश कर लिए, ख़त्म कहानी। अब सर क्या किया जाए बेटा, अगला टॉपिक रिलेशन। समझाए कि नेक्स्ट वीडियो पे? बोलो 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 बोलो। अब भी हाँ चलो लो फिर रिलेशन। इच्छा तो नहीं थी यार, लेकिन बताए दे रहे हैं। देखो फिर रिलेशन क्या कहता है आपके पास कि जब कभी भी रिलेशन डिफाइंड करना हो तो उस पहले 2 सेट लिख लो। तो जब भी रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट ए एंड बी, तो रिलेशन आर कैन बी डिफाइंड फ्रॉम A to B as a subset of A क्रॉस B। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बस बात खत्म। कि जो रिलेशन होगा वो उन आर्डर पेयर को रखेगा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे, और रिलेशन में जितने भी आर्डर पेयर आएंगे वो कभी भी कार्टेशियन के आर्डर पेयर से ज़्यादा नहीं आएंगे। एग्जांपल समझ लेते हैं, बात ही ख़त्म करते हैं यार। मारो गोली, क्या फ़र्क पड़ता है, हटाओ। देखिएगा सिंपल है। मैंने A इज़ टू क्या कर दिया 1, 2 लिख दिया, और B इज़ टू मैंने लिख दिया O 3 और 4 लिख दिया। अब आपको अगर मुझे A क्रॉस B बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो 1, 3 बताएंगे, और 1, 4 बताएंगे, और 2, 3 बताएंगे, 2, 4 बनाएंगे। अब रिलेशन ये देखो आपको डिफाइन कर दिया। क्या बोला कि फाइंड द ऑल दोज ऑर्डर पेयर सच दैट x minus y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 2। चेक करिएगा, मुझे वो ऑर्डर पेयर लिखने हैं जो इस कंडीशन को कंटेन करें। किस में से, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो ज़रा रख करके देखिएगा कि अगर कौन कौन सी कंडीशन को कंटेन कर रहे हैं। x की प्लेस में 1, y की प्लेस में 3, 1 - 3 -2 मॉड लगा हुआ है प्लस, लेकिन 2 की वैल्यू 2 से ज़्यादा
नहीं होती है, इक्वल होती है, तो वो नहीं लिया जाएगा। 1 -4 -3 मॉड लगा +3 लिया जाएगा, तो 1,4 आ गया। फिर आपसे 2,3 तो 1 आ जाएगा, लिया नहीं जाएगा तो नहीं। तो इस गिवन कंडीशन के हिसाब से ये आ गया। अब ये जो रिलेशन पे आर्डर पेयर आया है वो इसके आर्डर पेयर के कार्टेशियन प्रोडक्ट पे नंबर ऑफ आर्डर पेयर से हमेशा कम होगा, वही देखो लिखा गया है। आगे बात समझ में, तो इसीलिए बोला गया कि जो रिलेशन डिफाइंड होता है वो एज अ सबसेट ऑफ क्या डिफाइंड होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड होता है एज अ सबसेट ऑफ। मैक्सिमम रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा, अदरवाइज उससे कम ही होगा। इतना अपने दिमाग में बैठा लो, आप समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। तो रिलेशन आप समझ गए, कुछ क्वेश्चन और रिलेशन के ऊपर करते हैं तो आप बेटर समझोगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है आपके पास गाजे पाल, सेकेंड आपके पास है 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जा रहा है, 14 तक जा रहा है। रिलेशन कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया बच्चों, x, y सच दैट x = y एंड x, y बोथ बिलोंग्स टू a। मतलब कि एक राशि अगर आप निकालो तो नंबर ऑफ एक राशि पे कितने बनेंगे, 196। 196 में से केवल उन्हीं आर्डर पेयर को लेना है बच्चों जिनमें x = y आ रहा हो। तो रिलेशन में कौन कौन से आर्डर पेयर आएंगे, 1, 1 2, 2 3, 3 ऐसे अप टू करते करते कहाँ तक जाओगे, 14, 14 तक। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया इसी के ऊपर। अगर ये ए पार्ट बोला मैंने, बी पार्ट अगर रिलेशन कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, इज इक्वल टू x, y सच दैट y = 3x और x एंड y बोथ कम्स फ्रॉम सेट ए। जरा बताइएगा कौन कौन से आर्डर पेयर होंगे इसमें। अगर x के प्लेस में मैंने 1 रखा तो मुझे आर्डर पेयर में वैल्यू क्या मिलेगी, 3, तो मुझे 1, 3। अगर x के प्लेस में मैंने 2 रखा तो y की जगह पे 6, 3 रखा तो 3, 9, 4 रखा तो 4, 12, 5 तो रख ही नहीं सकते, क्यों, 15 आ जाएगा, 15 बिलोंग करेगा नहीं। तो इस तरीके से आप रिलेशन फॉर्म कर लोगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इन रिलेशन को अगर रिप्रेजेंट करने की बारी आए तो ये जिस फॉर्म में लिखे गए हैं ये फॉर्म क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, रोस्टर फॉर्म। और अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो ये कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। अब जो तीसरा मेथड है आपके पास वो एरो मेथड हो जाता है। क्या कौन सा मेथड, एरो डायग्राम के थ्रू। एरो डायग्राम क्या कहलाता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट लिखे गए हैं उनको यहाँ पर लिख दो, कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और सेकंड वाले सेट पे जो बाद के लिखे गए हैं 3, 6, 9, 12 और इनको ज्वाइन कर दो अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 1, 3 है, 2, 6 है, 3, 9 है, 4, 12 है, हो गया, बात खत्म। तो ये एरो डायग्राम हो गया। फिर एक और फॉर्म आता है जिसको लैटिस फॉर्म बोल देता है। और लैटिस फॉर्म जो होता है स्टूडेंट्स वो कुछ और नहीं, वो जो फॉर्म होता है लैटिस फॉर्म वाला वो हमेशा के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कार्टेशियन सिस्टम हो हमें, जैसे ये हो गए हो ना, इसमें रिप्रेजेंट किया जाएगा कैसे करके। जैसे 1, 3 है तो 1 ये, 1, 2, 3 ये आ जाएगा 1, 3। फिर 2, 2 ये, 4, 5, 6 तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ इसको लाइनें ज्वाइन करना है यहाँ, फिर यहाँ से देखिएगा क्या करेगा, डॉट 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 डॉट, ये इस तरीके से लैटिस फॉर्म हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगला नंबर है 3 और 9 का, तो इधर 3 कर देते हैं और उधर क्या बन जाएगा आपके पास 9 बन जाएगा कुछ यहाँ पर। तो डॉट 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 करते हुए इधर चले जाओ। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंट करते हो ये क्या कहलाता है आपके पास, लैटिस फॉर्म। फिर एक लास्ट वाला इधर 4 आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे तो कहीं यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ये। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो कौन कौन से नंबर्स हो गए ज़रा देखिएगा। पहला वाला नंबर क्या हो गया बच्चों, 1, 3, फिर 2, 6, फिर 3, 9, फिर 4, 12। तो इस तरीके से लैटिस फॉर्म है। तो जब प्रॉपर्टी के साथ लिखते हो रिलेशन को तो सेट बिल्डर फॉर्म, जब उसी प्रॉपर्टीज़ में एलिमेंट रख देते हो तो रोस्टर फॉर्म, इस तरीके से एरो डायग्राम और लास्ट में लैटिस फॉर्म। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पाते हो। अब लास्ट पार्ट जो इसका आता है रिलेशन वाले पार्ट पे, वो आता है डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन। एक सिंपल सा थॉट देते हैं डोमेन के लिए और रेंज के लिए, और को डोमेन तो आप जान ही जाओगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। डोमेन क्या कहता है कि सबसे पहले आफ्टर फॉर्म द रिलेशन, आफ्टर फॉर्म द रिलेशन, पहले रिलेशन को फॉर्म कर लेने के बाद कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑल एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट। चलो दोबारा बता देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है ना कहीं डोमेन को बताने में ना थोड़ा सा डाउट ज़रूर आता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अब कि कैसे हम डोमेन और रेंज को समझेंगे। तो डोमेन और रेंज की कहानी कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले आप क्या फॉर्म कर लेते हो, रिलेशन। रिलेशन फॉर्म कर लेने के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे रिलेशन पे, उन सभी का कलेक्शन। तो अगर बोला जाए तो कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच इज लाइज इन अ फर्स्ट पोजीशन ऑफ इन अ गिवन रिलेशन। तो अगर आपको बोला जाए कि रिलेशन का फॉर्म कर लेने के बाद अगर आपको बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर lying in a first position of a relation R, किसी भी रिलेशन R पे इन फॉर्म ऑफ सेट। बस बात खत्म। जितने भी रिलेशन बनाओ उनके जो फर्स्ट पॉइंट के कलेक्शन है उनको सेट फॉर्म पे लिख दो, वो डोमेन कहलाएगा। इज कॉल्ड डोमेन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? डोमेन कहलाएगा। ये डोमेन कहलाएगा। डोमेन के लिए नोटेशन क्या करते हैं? डी और आर। इतना हम बात समझ गए तो हम डोमेन की डिफिनीशन क्लियर कर पाए। अब इसके बाद हम जो समझते हैं वो समझते हैं रेंज। क्या समझते हैं? रेंज ऑफ रिलेशन। तो जब कभी भी रेंज ऑफ रिलेशन आपसे पूछे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप रिलेशन को फॉर्म करिए। फर्स्ट वी विल फॉर्म रिलेशन। सबसे पहले रिलेशन को फॉर्म करेंगे, पहला स्टेप। देन कलेक्ट ऑल सेकेंड पोजीशन एलिमेंट्स in a given relation R, in form of set, सेट के फॉर्म में सेकेंड पोजीशन के सारे एलिमेंट्स को लिख लो तो क्या कहलाएगा? रेंज। चीज़ों को और समझते हैं और फिर इसके बाद आपसे वो लास्ट में कभी कभी कोडोमेन का डिस्कशन कर लेता है। तो जो सेकेंड सेट होगा, कलेक्शन ऑफ all elements in second set, जो सेकेंड सेट आपको दिया जाएगा, जैसे ए क्रॉस बी तो बी के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, ए क्रॉस सी तो सी के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन। और इन सभी का बेटर है आपके पास एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के ना बेटा यार इस धरती में कुछ हो पॉसिबल ना है, समझते हो ना। एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देखो उसके जैसा बनो, उसके जैसा करो, अपने रोल मॉडल फिक्स करो, तो उसके जैसे एग्जाम्पल आते हैं ना, तभी तो समझ में आती है ना बात। तो देखिएगा मैंने सिंपल सा एक प्रोसेस किया, a इज़ टू वो लिख लिया मैंने 2 3 4 बस। अब अगर इसका a क्रॉस a निकाला जाए बच्चों तो क्या बनेगा? वो बनेगा 2, 2, 2, 3, 2, 4। फिर 3 के साथ निकालिए, 3, 2, 3, 3, 3, 4। फिर 4 के साथ निकालिए, 4, 2, 4, 3, 4, 4 बच्चों। तो ये निकला है टोटल। अब रिलेशन आर डिफाइन कर देता हूँ। क्या लिखा? x, y सच दैट ना ये क्वेश्चन में देगा, ये क्वेश्चन में देगा, ये देगा, ये नहीं देने वाला। ये हमारा माइंड था, समझ गए ना। रिलेशन आर में देखना क्या देने वाला है आपको। रिलेशन आर में ऐसा दे दिया कि दिमाग लगा लेते हैं, थोड़ा सा बुद्धि को ना जोर देते हैं और लिख देते हैं x = y + 1। और क्या लिख दिया गया कि x, y बिलोंग्स टू सेट A। अब इस कंडीशन को होल्ड करते हुए ऑर्डर पेयर यहाँ पर लिखो, तब तो बात समझ में आ जाए।
तो बात समझ में ये आई कि 2 को अगर रख देंगे यहाँ तो x की जगह में 3 आना चाहिए, तो पहला तो नहीं बना, इसको रखते हैं। x की जगह पर y की जगह में 3 रख देंगे तो x की वैल्यू 4 आनी चाहिए, तो है नहीं। यहाँ पर देखना y की वैल्यू पे 4 रखेंगे तो x की वैल्यू 5 है नहीं, y की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पर तो x की वैल्यू 3, मतलब पहला ऑर्डर पेयर बच्चों मिला आपको, कौन सा 3, 2, ठीक है ना। सेकंड की बात करते 3, 3 है नहीं, ये है ही नहीं। 2 रख देंगे तो 3 आना चाहिए, है नहीं। 3 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, तो सेकंड मिल गया 4, 3। तो 2 ही ऑर्डर पेयर मिले बच्चों। जैसे रिलेशन मिला हमारा अटैक डोमेन पे, कुछ नहीं वेट करना, सबसे पहले डोमेन में जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन क्या आ गया बच्चों 3, 4 आ गया। फिर आते हैं रेंज ऑफ आर पे। रेंज ऑफ आर क्या कहलाएगा, सेकेंड एलिमेंट्स का कलेक्शन। चेक करो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन 2 और 3, तो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन सेट फॉर्म में 2 और 3। डोमेन रेंज आ गई। अब लास्ट में क्या बच गया, को डोमेन बच गया बच्चों। को डोमेन क्या कहता है कि जो सेट था उसका सेकेंड पार्ट में भी वही है, तो क्या मिल गया 2, 3, 4 मिल गया बच्चों। ये देखो, इसीलिए बोला जाता है कि रेंज की वैल्यू कभी भी को डोमेन से ज़्यादा नहीं आती। यहाँ से रिजल्ट निकला कि जो रेंज की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम को डोमेन तक जाएगी, बाकी उससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगी। तो बच्चों मैंने पार्ट 1 फिनिश कर दिया। क्या क्या समझा हमने यहाँ तक वो मैंने आपको बताया। अब इसके क्वेश्चन लगाओ, आप कहीं से लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। आपको लगा कि कुछ डाउट है सीधे मेंशन कर दो, कहाँ पर, कमेंट में। ये टॉपिक छोटा है, नेक्स्ट पे आएगा, इसीलिए तो पार्ट वाइज बना रहा भाई। परेशान नहीं होने का, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, पढ़ाई करने का, आराम से चिल मारने का। भले अब 11 में हो, ठीक है, अभी 10 पास करके आओ, लेकिन पढ़ाई तो बनती है ना भाई। हाँ चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। डाउट नहीं होंगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर मिलते हैं फंक्शन के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।